हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 1 मातृभूमि के एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस पाठ के शब्दार्थ और व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है और क्लास 6 एनसीईआरटी न्यू बुक हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को इसमें कौन से चैप्टर है इन सभी को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। यहाँ पर हेडिंग है मेरी समझ से का प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। पहला है चरण, दूसरा वंशी, तीसरा हिमालय और चौथा है सिंधु। कविता में देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ पर हिंद महासागर को सिंधु कहा गया है, इसलिए सही उत्तर है सिंधु। यहाँ पर आप इस तरह से तारा लगाइए। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या फिर भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। कविता में केवल महापुरुषों की प्राकृतिक सुंदरता की और वीरता की प्रशंसा नहीं की गई है, बल्कि पूरे भारतवर्ष की प्रशंसा की गई है, इसलिए सही उत्तर है भारत की प्रशंसा की गई है। खा प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं कि ये उत्तर मैंने इसलिए चुने क्योंकि उत्तर पूरी तरह से सटीक उत्तर हैं और कविता में इसी तरह की बात कही जा रही है। अगर आपको लिखने को बोला जाए तो आप लिख सकते हैं क्योंकि दिए गए सभी विकल्पों में से सही चुना गया विकल्प ही सबसे सटीक उत्तर या जवाब दिख रहा है। अन्य विकल्पों में से सिर्फ किसी एक विशिष्टता का उल्लेख किया गया है, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पर एक विशिष्टता का उल्लेख किया गया है, जबकि इसमें पूरे भारत की प्रशंसा की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर के लिए आपने सिंधु शब्द क्यों चुना, तो आप कह सकते हैं कि कविता में लिखा हुआ है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, और यहाँ पर सिंधु हिंद महासागर के लिए प्रयोग किया गया है। अगली हेडिंग है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में शब्द लिखे हुए हैं और दूसरे में अर्थ या संदर्भ लिखे हुए हैं। शब्द हैं पहला हिमालय, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा मलय पवन, चौथा सिंधु, पांचवा गंगा यमुना, छठा रघुपति, सातवां श्री कृष्ण, आठवां सीता, नौवां गीता और 10वां है गौतम बुद्ध। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ या संदर्भ। पहला है एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, दूसरा है वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तीसरा है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ, चौथा है 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, पांचवा है श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र, छठा है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, सातवां है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। आठवां है समुद्र एक नदी का नाम, नौवां है जनक की पुत्री जानकी और 10वां है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। चलिए अब इन्हें मैच करते हैं। हिमालय को मैच करेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई पर्वतमाला से 10 नंबर से। दूसरा है त्रिवेणी, त्रिवेणी को मिलाएंगे 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम से। तीसरा है मलय पर्वत, मलय पर्वत को मिलाएंगे दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु से। सिंधु को मिलाएंगे समुद्र या एक नदी का नाम से। गंगा यमुना को मिलाएंगे भारत की प्रसिद्ध नदियां से। रघुपति को मिलाएंगे श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र से। श्री कृष्ण को मिलाएंगे वसुदेव के पुत्र वासुदेव से। सीता को मिलाएंगे 9 नंबर से जनक की पुत्री जानकी से।
गीता को मिलाएंगे एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और अंत में है गौतम बुद्ध। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगली हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पंक्तियां लिखी हुई हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। आपको इन पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और समझने के बाद कक्षा में अपने दोस्तों के साथ समूह में इसे साझा करना है, बातचीत करनी इसके बारे में और उसके बाद अपनी लेखन पुस्तिका में भी इसे लिखना है। इन पंक्तियों का अर्थ आप लिख सकते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व व्यक्त करते हुए कहता है कि वह युद्ध भूमि मेरी, यह वीरों की युद्ध भूमि मेरी है। वह बुद्ध भूमि मेरी, यह शांति और करुणा से भरी बुद्ध की भूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, यह उसकी मातृभूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, यह उसकी जन्मभूमि है। इस प्रकार कवि के हृदय में देश के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान है। अगला है सोच विचार कर लिखिए का प्रश्न है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, कोयल कहाँ रहती है? दूसरा है, तन मन कौन संवारती है? तीसरा है, झरने कहाँ से झरते हैं? चौथा है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? पांचवा है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न था, कोयल कहाँ रहती है? कविता में देखिए, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ का अर्थ है आम के पेड़, इसलिए कोयल आम के पेड़ में या अमराइयों में रहती है। उत्तर आप लिखेंगे, कोयल घनी अमराइयों या आम के पेड़ में रहती है। दूसरा प्रश्न है, तन मन कौन संवारती है? कविता में यहाँ पर देखिए, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा मलय पर्वत से बहने वाली हवा तन मन संवारती है। तीसरा प्रश्न है, झरने कहाँ से झरते हैं? कविता में यहाँ पर देखिए, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? यहाँ पर देखिए, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने गीता सुनाया। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी भारतवर्ष का सुयश बढ़ाया। जग को दया सिखाया, जग को दिया दिखाया, इसलिए उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया या गौतम बुद्ध ने भारत अंडर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं दया और करुणा का यश बढ़ाया। इसका खा प्रश्न है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश, और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना और फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और दूसरा किसका पानी लहर रहा है। इन पंक्तियों में देखिए, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा और यमुना लहर रही हैं और छटा पग पग यानी हर जगह छहर रही है, इसलिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है का उत्तर हो जाएगा, भारतवर्ष में कदम कदम पर हर जगह भूमि पर छटा छहर रही है। और किसका पानी लहर रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा यमुना का पानी लहर रहा है। अगली हेडिंग है कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देता है। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, इसे आपको स्वयं पढ़ना है और स्वयं ही हल करना है। अगली हेडिंग है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। पहली पंक्ति है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसे मिलाएंगे दूसरे नंबर से, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है,
वह भूमि मेरी माँ समान है। दूसरी पंक्ति है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसे मैच करेंगे तीसरे नंबर से। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरी पंक्ति है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। इसे मिलाएंगे पहले नंबर से। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसके बारे में आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं वो आप चर्चा में बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखे वाक्यों को बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, कोयल क्यों पुकार रही होगी। हो सकता है बसंत ऋतु हो, जब पेड़ों पर नई पत्तियाँ और फूल लगते हैं, तब कोयल खुश होकर पुकार रही होगी। इसके बाद पूछा गया है, किसे पुकार रही होगी। ये अपने साथी कोयल को पुकार रही होगी। और अंत में पूछा गया है, कैसे पुकार रही होगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कू कू करके पुकार रही होगी। खा नंबर पर लिखा हुआ है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, मलय पर्वत से आने वाली हवा लहरा कर उन सभी चीज़ों का तन और मन संवारती है जो उसके रास्ते में आते हैं। पाठ में प्रश्न अभ्यास में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। बाकी के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।